विषय है अनुयोज्य दावा यानी एक्शनेबल क्लेम और उसके अंतरण ग्रहीता के अधिकार और दायित्व। संदर्भ है संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882, जिसमें संशोधित संस्करण भी शामिल है। प्रासंगिक धाराएं हैं धारा 3, जिसमें परिभाषा दी गई है, और धारा 130 से 137, जो एक्शनेबल क्लेम के अंतरण से संबंधित हैं। परिभाषा। अनुयोज्य दावा आखिर होता क्या है? एक्शनेबल क्लेम की व्याख्या संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार। न्याय संगत भाषा में कहें तो अनुयोज्य दावा वह दावा है जिसे अदालत में दायर करके प्राप्त किया जा सकता है और जो किसी आरण या किसी चल संपत्ति पर दावा करने का अधिकार देता है। संशोधित संस्करण के अनुसार एक्शनेबल क्लेम का अर्थ है वह दावा जो किसी आरण के संबंध में हो, जो सुरक्षा से रहित हो, चाहे वह वर्तमान में देय हो या भविष्य में, या किसी व्यक्ति को किसी चल संपत्ति पर लाभ पाने का अधिकार हो और जिसे अदालत में लाकर लागू किया जा सके। तो सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति के पास किसी से पैसे लेने का अधिकार है लेकिन उसने अभी वह पैसा नहीं लिया है और वह अदालत जाकर उस पैसे को पाने का दावा कर सकता है, तो वह अनुयोज्य दावा कहलाता है। अब कुछ उदाहरण देखें। पहला, अगर ए ने बी को 10,000 रुपए उधार दिए बिना कोई गारंटी या गिरवी रखवाए तो यह एक एक्शनेबल क्लेम है। दूसरा, बीमा पॉलिसी से मिलने वाला भविष्य का पैसा भी अनुयोज्य दावा है। और तीसरा, किराया जो वर्तमान में बकाया है और मिलने वाला है वह भी एक्शनेबल क्लेम है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ पर नजर डालते हैं। जुगल किशोर बनाम रॉ कॉटन कोमेंजोर एलटीडी AIR 1955 SSC 376। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा दावा जिसे केवल अदालत में लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है वह एक्शनेबल क्लेम है। वेंकाटा सुब्बाराव बनाम ऑफिशियल रिसीवर AAIR 1932 मद्रास 524। इसमें स्पष्ट किया गया कि चल संपत्ति पर लाभ का अधिकार भी एक्शनेबल क्लेम के दायरे में आता है। महत्वपूर्ण विद्वानों ने एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। डॉक्टर RK सिन्हा के अनुसार एक्शनेबल क्लेम वह दावा है जिसे केवल विधिक कार्रवाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न कि स्वयं ही प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं मुल्ला के अनुसार एक्शनेबल क्लेम्स वे होते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति से प्राप्त करने के लिए कोर्ट में दावा करना पड़ता है। अनुयोज्य दावे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, आरण संबंधी दावा यानी डेट विदाउट सिक्योरिटी, और दूसरा, चल संपत्ति पर लाभ का दावा मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन। एक्शनेबल क्लेम का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम धारा 130 से 137 TPA के तहत होता है। धारा 130 के अनुसार अनुयोज्य दावा का अंतरण केवल लिखित दस्तावेज या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। उस पर हस्ताक्षर आवश्यक है और जब तक यह दस्तावेज संबंधित देनदार को सूचित नहीं किया जाता तब तक अंतरण प्रभावी नहीं माना जाएगा। ट्रांसफरी यानी अंतरण ग्रहीता के अधिकार सेक्शन 130 से शुरू होते हैं। जैसे ही अंतरण होता है, ट्रांसफरी को भी वही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो ट्रांसफरर को थे। अब ट्रांसफरी को आर्ण वसूलने का अधिकार मिल जाता है और वह देनदार से पैसा वसूल सकता है, साथ ही कोर्ट में मामला भी दायर कर सकता है। ट्रांसफरी को स्वतंत्र कार्रवाई का अधिकार है, यानी वह बिना ट्रांसफरर की भागीदारी के खुद मुकदमा चला सकता है। जब अंतरण हो गया तो अब मूल दावेदार यानी ट्रांसफरर का कोई अधिकार नहीं बचता। ट्रांसफरी के दायित्व या लायबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले वैध दस्तावेजीकरण का पालन जरूरी है। अगर अंतरण में कोई कमी हो, जैसे हस्ताक्षर, सूचना या लिखित दस्तावेज का अभाव, तो ट्रांसफरी को लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरण की सच्चाई का जोखिम भी ट्रांसफरी को उठाना पड़ता है। अगर दावा झूठा निकला या देनदार दिवालिया हो गया तो ट्रांसफरी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर देनदार को अंतरण की सूचना नहीं दी गई है और वह पुरानी पार्टी को भुगतान कर देता है तो ट्रांसफरी को भुगतान नहीं मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें, खास तौर पर परीक्षा के लिए। अनुयोज्य दावा हमेशा चल संपत्ति से संबंधित होता है। इसे बिना अदालत की सहायता के प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंतरण केवल लिखित रूप में और सूचना के साथ ही मान्य होता है।
यह केवल आरण या चल संपत्ति में लाभ के दावे तक सीमित है। संपत्ति का ऐसा दावा जो प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं देता लेकिन कानून द्वारा संरक्षित है, वही अनुयोज्य दावा कहलाता है। निष्कर्ष के तौर पर अनुयोज्य दावा वह दावा होता है जिसे केवल अदालत की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आरण, बीमा राशि, किराया आदि। इसका अंतरण लिखित दस्तावेज द्वारा किया जाता है और अंतरण के बाद नया स्वामी यानी ट्रांसफरी उस दावे को पूरी तरह लागू कर सकता है, परंतु उसके ऊपर वैध दस्तावेज, सूचना और सत्यता का जोखिम भी होता है। यह विषय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण है और न्यायिक प्रक्रिया में इसकी व्यापक उपयोगिता है। धन्यवाद।